मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास 1885 से 1950 के एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में चर्चा किए जाने वाले विषय को हम जानते हैं उदारवाद के नाम से। देश में राजनीतिक हालात 1885 के उपरांत, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ था या कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से शनै शनै परिवर्तनशील थे। देश की राजनीति ने करवट लेना प्रारंभ कर दिया था। देश में एक पढ़ा लिखा तबका जो संवैधानिक विकास में, क्रमिक संवैधानिक विकास में विश्वास करता था, उसका उदय हो चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष थे, या कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक वर्ष थे, लगभग 2 दशकों तक डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बागडोर थी, वो इन लोगों के हाथ में रही। अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रशंसक ये लोग संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे, और संभवतः इसी कारण से इस तबके को इतिहासकारों ने उदारवादी लोगों का दल बताया। और इस युग को, जो कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष हैं, इन 20 वर्षों को उदारवादी युग की संज्ञा प्रदान की। 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक का जो कांग्रेस का काल है, उस काल को उदारवादी काल कहना उपयुक्त होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। हम देखते हैं कि उदारवादियों ने किस प्रकार अंग्रेजों के साथ क्रमिक संवैधानिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। तो और इसी से उदारवादी जो तबका था, उसकी राजनीतिक विचारधारा और उसकी कार्यप्रणाली दोनों का पता हमें चलता है। प्रारंभिक तौर पे अंग्रेजों के प्रति जो भक्ति का माहौल था, वो उदारवादियों के अंदर था। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी उदारवादी नेता उच्च कोटि के देशभक्त थे, किंतु उनके समय तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए
उनकी देशभक्ति की कुछ सीमाएं भी थी और उन सीमाओं का उल्लंघन इन लोगों के द्वारा कभी नहीं किया गया। ये राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन प्रणाली के प्रशंसक थे और ब्रिटिश शासन के प्रति उनमें कृतज्ञता का भाव था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, उन्होंने कहा था कि मैं सब उपस्थित सज्जनों के मत को व्यक्त कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि अंग्रेज सरकार को मेरे और यहाँ बैठे हुए मित्रों की अपेक्षा अधिक गहरे और पक्के राजभक्त व्यक्ति मिलना असंभव है। तो W.C. बनर्जी का जो ये वक्तव्य है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि उदारवादी अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति से परिपूर्ण थे और उनकी जो विचारधारा थी वो उनमें अंग्रेजों में जो विश्वास था वो पूरा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी इनके विचारधारा में, उदारवादियों के विचारधारा में, कि ये अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में पूर्ण आस्था रखते थे। जो उदारवादी नेता थे उनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि इंग्लैंड हमारा मार्गदर्शक है, हमको अंग्रेजों की उदारता तथा न्याय में पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार के जो विचार हैं वो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए दिए गए थे। तो जब हम रहमतुल्लाह सयानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनकी तरफ, कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनके विचारों की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से बढ़कर सदाचारी व सत्य प्रिय जाति इस सूर्य के नीचे कहीं नहीं बसती है। तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक दौर जो था, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक दौर, या दूसरे शब्दों में कांग्रेस का प्रारंभिक दौर जो था, उस दौर का जो नेतृत्व था वो अंग्रेजों के प्रति उनकी न्यायप्रियता में अटूट आस्था रखता था, अटूट विश्वास था उसे। फिर अंग्रेजों के जो क्रमिक सुधार थे उन सुधारों में भी इस उदारवादी तबके का पूरा विश्वास था। उदारवादी जो नेता थे वो राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास रखते थे। वो एकदम से आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं करते थे, वो शनई शनई जो परिवर्तन हो उनमें भरोसा रखते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार भारतीयों की तत्कालिक रूप में केवल एक आकांक्षा है कि सरकार के आधार को अधिक विस्तृत किया जाए और जनता का उसमें समुचित भाग हो, या जनता की भागीदारी उसमें बढ़ाई जाए। तो इस तरीके से क्रमिक सुधारों में प्रारंभिक जो उदारवादी थे उनका बड़ा भरोसा था। फिर इंग्लैंड के साथ संबंधों की जो उपादेयता है उसमें भी उदारवादी तबका पूरा विश्वास रखता था। उदारवादी नेता इंग्लैंड के साथ संबंधों को भारत के हित में समझते थे। इस युग के महत्वपूर्ण नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि हमें यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन विदेशी होने के कारण अपनी कमियों के होते हुए भी देशवासियों की प्रगति में एक बड़ा योगदान कर रहा है। इसके जारी रहने का अर्थ उस शांति और व्यवस्था के जारी रहने से है जिन्हें केवल यही कायम रख सकता है और जिसके साथ हमारे श्रेष्ठ हित बंधे हुए हैं। तो इस तरीके की जो विचारधारा थी वो विचारधारा हमारे उदारवादी नेतृत्व की थी। संक्षेप में अगर कहें हम तो अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति,
अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा, क्रमिक सुधारों में भरोसा, अंग्रेजों के साथ संबंधों से भारतीय हितों का सदना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये उदारवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। फिर अगर हम कार्य पद्धति की बात करते हैं तो कार्य पद्धति में उदारवादियों की विचारधारा में संघर्ष व हिंसात्मक साधनों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। उनके साधन 100% संवैधानिक थे, मतलब पूर्ण रूपेण संविधान में भरोसा रखते हुए उसके अंतर्गत जो चीज प्राप्त की जा सकती है उसी की मांग करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि याचन की जो पद्धति है, कालांतर में तो लोग जो हमारे उदारवादी नेतृत्व था, हालांकि उनका देश की आज़ादी में राष्ट्रीय आंदोलन की आधार बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, बड़ी महत्वपूर्ण रोल उन्होंने प्ले किया। लेकिन जो कालांतर में नेतृत्व उभरा उसने इन लोगों की कटु शब्दों में आलोचना की और ये कहा कि भाई ये तो भिखारी लोग हैं जो अंग्रेजों से सदैव याचना की स्थिति में रहते हैं। अंग्रेजों के साथ संबंध इनके याचक और दाता के हैं, जबकि हम अंग्रेजों से कोई खैरात नहीं मांग रहे। तो लेकिन इस समय की संभवतः यही डिमांड हो, तो इनकी जो कार्य पद्धति थी उस पद्धति को उदारवादी वर्ग मांगों को पूरा करने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल, ये 3 साधन थे। इन साधन को या इस कार्य पद्धति को जो उदारवादी तबका है वो अपनाया करता था और कई बार तो एक ही बात के लिए अनेकों बार मांग पत्र प्रस्तुत किए जाते थे, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते थे और इसमें उन लोगों को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था। तो इस बात से भी उदारवादियों ने अपने कार्य पद्धति से अनेक उपलब्धियां हासिल की, अनेक डिमांड्स उन्होंने पूरी कराई और अंग्रेजों को पिन पॉइंट भी किया। जहाँ जहाँ प्रशासन की कमी होती थी उस पे उंगली रखने में कभी भी किसी भी उदारवादी ने संकोच नहीं किया। तो हम अगर उपलब्धियों की दृष्टि से भी देखें तो यह आंदोलन ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल असफल था। हालांकि इसकी सफलता एक सीमित मात्रा में थी, लेकिन फिर भी ये अपने दौर का सफल कार्यकाल था। उपलब्धियों की दृष्टि से ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना, उजागर करना, सामने लाना, ये उदारवादियों की एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी नेता थे वे प्रारंभ से ही ब्रिटिश शासन की बुराई बताने में और जनहितकारी कार्य करने में पीछे नहीं रहते थे। नौकरशाही की बुराई बताने के क्रम में कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के सारे दोष स्पष्ट किए। उग्रवादी तत्वों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए जो शस्त्र थे वो प्रदान करने की जो पाथ था वो इन्होंने निर्मित किया। एक प्रकार से उदारवादियों ने वैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करने में या उजागर करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। दूसरा क्या है, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करना, ग्रहण करना। उदारवादियों की एक महत्वपूर्ण देन यह भी मानी जा सकती है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक पाठशाला के पाठ पढ़ाए, उनमें प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रचारित प्रसारित किया। उसने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबंध प्रमुख प्रश्नों पर
जनमत निर्माण करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। तो राजनीतिक रूप से शिक्षित और संस्कारित करने का जो काम था वो उदारवादियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण जो बात है वह है भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में योगदान। गुरमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि प्रारंभिक कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन ही नहीं वरन भिक्षावृत्ति के बावजूद भी उन सभी राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने और उनमें सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने के लिए कठिन परिश्रम किया था। परिणाम स्वरूप जो आगे आने वाला काल था उस काल में और उस समय उत्पन्न हुए नेतृत्व के लिए एक शिक्षित, संस्कारित और एक तरीके से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज उनके लिए उपलब्ध थी जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। एक अन्य महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यह उदारवादियों के प्रयास का ही परिणाम था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम परिषदों के सदस्यों की संख्या इसके माध्यम से बढ़ाई गई और उस परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी इस काल की वो था स्वतंत्रता के लिए नींव डालना। इमारत, हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि इमारत जितनी मजबूत नींव होगी उतने ही लंबे समय तक इमारत का ठहराव होगा, उतनी ही ऊंची इमारत बनाई जा सकती है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उदारवादियों ने स्वतंत्रता की नींव डाली इस प्रारंभिक काल में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक काल में जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए नींव का काम तैयार किया उदारवादियों ने, उस नींव के ऊपर आगे आने वाले जो, चाहे हम उन्हें उग्रवादी कहें, चाहे हम उन्हें क्रांतिकारी कहें, चाहे हम स्वदेशी कहें, चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, जो कांग्रेस का भावी नेतृत्व था या देश के राष्ट्रीय आंदोलन का जो भावी नेतृत्व था, उस नेतृत्व के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण उदारवादियों ने किया था और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसी नींव के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अट्टालिका खड़ी हुई और 1947 में अंततः भारत को सफलता प्राप्त हुई स्वतंत्रता प्राप्त करने में। तो ये थी उदारवादियों की भूमिका। थैंक यू।